Good morning, children. Today we are going to start the chapter 2 of political science, rights in Indian Constitution. In this chapter, we will talk about the rights given by the Constitution. Okay, we study the rights in very detail. Okay, so first of all, we should know what are राइट्स का मतलब क्या है, राइट्स क्या होते हैं, है ना. राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. राइट्स क्या हैं? रीजनेबल क्लेम्स हैं. अधिकार जो हैं वो रीजनेबल मतलब जिसके ऐसे क्लेम्स जिसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो, वैलिड रीज़न होना चाहिए. अगर हम क्लेम करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, जैसे हमने कह दिया चोरी करना हमारा अधिकार है, लेकिन ये रीज़नेबल तो नहीं है. चोरी करना हमारा अधिकार है क्योंकि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट रीज़नेबल, है ना. तो राइट क्या है? और रीज़नेबल क्लेम एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, ऐसा रीजनेबल क्लेम जिसे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है ना. क्योंकि चोरी करना हम बोलते हैं चोरी करना हमारा राइट है भाई, है ना. लेकिन क्या सोसाइटी इसे रिकॉग्नाइज करेगी? ये सोसाइटी के फेवर में है? नहीं. सो राइट आर रीजनेबल क्लेम एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, जिन्हें कानून स्वीकृति देता है, गारंटी देता है एंड प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है. समझ में आया? तो राइट्स क्या है, अधिकार क्या है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. नाउ हमारे बुक में एक डेफिनेशन दी गई है बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स ये एक लिस्ट है राइट्स की जो मेंशन करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट करता है, जिसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है. बिल ऑफ राइट क्या है? अ लिस्ट ऑफ राइट्स. राइट्स की, अधिकारों की एक सूची है, लिस्ट है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और प्रोटेक्शन भी दी गई है. कानून बना करके, कानूनों लॉज के तहत उसे प्रोटेक्शन भी दी गई है. जो बिल ऑफ राइट है वो गवर्नमेंट को इन राइट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने से रोकता है ना. जो अधिकार मिले हुए हैं देश में रहने वाले लोगों को, किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार है उसके अधिकारों, उसके राइट्स के अगेंस्ट एक्शन करने से रोकते हैं ये बिल ऑफ राइट्स. किसको? गवर्नमेंट को. और इन राइट्स के वायलेशन की रेमेडी को इंश्योर करते हैं कि अगर वायलेशन होती है इन राइट्स की, हनन होता है अगर हमारे अधिकारों का, तो इसका भी इलाज इंश्योर करते हैं बिल ऑफ राइट्स. ठीक है. तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? अ लिस्ट ऑफ राइट मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स. अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम थस acting against right of the individual and ensure a remedy in the case there is violation of these right. Okay. Now fundamental rights. ठीक है. अभी हमने राइट्स के बारे में पढ़ा, बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? द वर्ड फंडामेंटल का मतलब क्या है? ऐसे राइट्स जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली लिस्ट किया गया है, अलग से उनकी एक सूची बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्हें स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून या लॉज भी बनाए गए हैं, आर्टिकल्स बनाए गए हैं. ओके. जबकि जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उन्हें ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू प्रोटेक्शन दी जाती है. फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू
प्रोटेक्शन और गारंटी दी जाती है। जबकि ऑर्डिनरी लॉज जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं लेजिस्लेटर के थ्रू। जो पार्लियामेंट है उसे ऑर्डिनरी लॉज को चेंज भी कर सकती है ना, एक ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू उसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उनमें कोई भी चेंज या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है ना। इसे केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर सकती है या इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। ओके, नाउ ordinary the organ of the government can act as a in a manner that violates them। गवर्नमेंट का जो ऑनर का जो ऑर्गन है, जो गवर्नमेंट सरकार का जो अंग है, वो इसे वायलेट नहीं कर सकती है ना। जुडिशियरी को पावर होता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दे और उन्हें गवर्नमेंट अगर वायलेट करती है, वायलेशन करती है, तो ऐसे किसी भी एक्शन से सुरक्षा दे। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इन्हें कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपने वायलेशन। अगर किसी व्यक्ति, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का, हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके राइट को किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट किया जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्शन ले सकता है इसके अगेंस्ट और अपने फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ उठा सकता है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड राइट्स नहीं हैं। गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है इन फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने में। ठीक है, तो ये क्या थे, फंडामेंटल राइट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट का क्या मतलब है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम इनका। पहले क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इनका। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। ओके, इसे आर्टिकल 14 to 18 के तहत रखा गया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो दिया गया है वो आर्टिकल 31 में है, उसे रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में से। अब ये लीगल राइट है आर्टिकल 300A के तहत। ओके, तो सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है। ओके, राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ना। किस सेंस में नेगेटिव है, क्योंकि इसमें सरकार जो है इसमें कुछ करने के लिए मना किया जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव इस सेंस में है कि इसमें डिनाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, है ना। डिनाइज द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल। इसमें स्टेट को मना किया जाता है, डिनाई किया जाता है कि जो स्टेट है ना, कि जो स्टेट मतलब देश, जो देश है वो दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव करे। ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस इट मीन्स नो मीन्स इन अबव द लॉ एंड एवरी person whatever be his rank as status is subject to same ordinary jurisdiction of the court। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी हाई रैंक का व्यक्ति हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, और चाहे कोई व्यक्ति उस देश में रहने वाला कोई छोटा सा मजदूर या लेबर ही क्यों ना हो, है ना, वो दोनों ही लॉ के नज़र में, कानून की नज़र में, ज्यूरिडिक्शन की नज़र में बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
है ना। देन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें जो राइट टू इक्वालिटी है ना, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें इक्वल सर्कमस्टेंसेस में ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल आर इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड, दैट इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, है ना। जो लॉज है, कानून है, हर कानून को, जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको इक्वली प्रोटेक्शन दी जाती है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग, घाट्स, रोड एटसेट्रा। किसी भी बेस पर, किसी भी ग्राउंड पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या फिर न्यूटर जेंडर है, या फिर वो कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, किसी भी शॉप में, होटल में, किसी वेल या टैंक या बाथिंग घाट या रोड या कहीं पर भी हर व्यक्ति को आज़ादी से रहने का अधिकार है। उसको इक्वालिटी है हर जगह पर, हर तरह की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के किसी भी ऑफिस में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन जो देश है, स्टेट है, वो स्पेशल प्रोविज़न ज़रूर बनाती है, कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड करती है, जिस क्राइटेरियाज पर भी ही सिलेक्शन किया जाता है। देन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब अछूत जिसको बोला जाता है ना। तो अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश हो चुकी है हमारे देश से। ये बहुत पुरानी बात है, जब हुआ करती थी अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री में। तो ये जो एक्ट है ये डिक्लेयर करता है सर्टेन ऑफेंसेस को, है ना, रिफ्यूजिंग एडमिशन टू एनी पर्सन टू एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, है ना। किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति का एडमिशन देने से अगर मना किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को वर्शिप करने से मना किया जाता है, किसी मेंबर को अगर वो शेड्यूल कास्ट का है उसे इंसल्ट किया जाता है, या फिर अनटचेबिलिटी को प्रीच किया जाता है, तो ये एक क्या है, कानून तोड़ना या फिर राइट लॉ का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन कहलाता है। ठीक है, ये अगेंस्ट लॉ है। ओके, देन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 में बताया गया है, जो डायरेक्टरी दी गई है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि किसी भी तरीके का टाइटल किसी को नहीं दिया जाता है, और अगर कोई टाइटल लेता है तो उसे पेनाल्टी उसके लिए देनी पड़ती है। जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो टाइटल्स दिए जाते हैं, तो वो टाइटल व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता है ना। वो टाइटल एज अ ऑनर उनको दिया गया है उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने नाम के साथ इसे जोड़ के चलेंगे। तो इस तरह का कोई भी टाइटल अपने नाम के साथ रखना जो है, इसकी प्रोहिबिशन लगाई गई है इस राइट के अंतर्गत। देन राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में किस तरह की फ्रीडम मिली हुई है हमारे देश में रहने वाले लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली है। पीसफुली असेंबल होने की, शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी मिली है। एसोसिएशन या कोई यूनियन बनाने का भी अधिकार मिला हुआ है हमें। पूरे देश में, भारत के किसी भी राज्य में फ्रीली मूव करने का अधिकार मिला है हमें। देश के किसी भी पार्ट में जाकर के सेटल होने का हमें अधिकार मिला है। किसी प्रोफेशन को कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, कैरी कर सकता है, या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को वो अपना सकता है ना। किसी भी ऑफेंस में जो कन्विक्शन है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, सबको पर्सनल लिबर्टी का राइट मिला हुआ है।
राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में अरेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन का अधिकार होता है। जो भी व्यक्ति है, अगर अरेस्ट किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसे पूछने का अधिकार है, उसे वारंट चेक करने का अधिकार होता है। ओके, तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग और ह्यूमन लेबर का प्रोहिबिशन किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है हमारे देश में। इनवॉलेंट्री वर्क रिमेनरेशन लेस देन मिनिमम वेजेस, अगर किसी व्यक्ति से ज़्यादा काम कराया जाता है और उसे कम मजदूरी दी जाती है उसको, और वीमेन को जो है ज़बरदस्ती औरतों को फोर्स किया जाता है किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए, तो ये एक क्राइम माना जाता है। जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह के जॉब में विमेन को अगर ज़बरदस्ती लिया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो ये एक क्राइम माना जाता है ना। चिल्ड्रन, बच्चों को हज़ार्डस जॉब्स करने के लिए प्रोहिबिशन है। कोई भी 14 ईयर्स से कम का जो बच्चा है वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। 18 ईयर्स से कम का कोई भी जो व्यक्ति है, एडल्ट है, वो किसी माइन में काम नहीं कर सकता है ना। और चिल्ड्रन बिलो 14 और 14 ईयर्स से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी तरह का जो काम करने पर टोटली बैन लगाया गया है ना। केवल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि फिल्म्स, टीवी सीरियल वगैरह बनाए जाते हैं, केवल यहीं पर जो है ये काम कर सकते हैं। और किसी भी जगह पर चिल्ड्रन से एम्प्लॉयमेंट करवाना जो है लॉ के अगेंस्ट माना जाता है, ये क्राइम होता है। ओके, तो हमने अभी यहाँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक पढ़ा है। जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। इतना आप ध्यान से पढ़ेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत ही केयरफुली आप सुनेंगे। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, तो उन नोट्स से इसको लिंक करके आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, गुड बाय।